हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंक बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने आंकिक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लिए थे। अब इसी चैप्टर परावर्तन एवं अपवर्तन में हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज से हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पेन पेपर कॉपी नहीं ली है तो पेन पेपर कॉपी ले, और जो भी क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, जो भी इस वीडियो में आपको नया लगे, वो क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, जिससे अगर रिवीजन करें तो रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो इसका उत्तर है, किसी चमकदार सतह से प्रकाश के टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और लौटकर उसी माध्यम में चली जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई चिकनी सतह है और इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है और ये सतह पारदर्शी नहीं है, इसकी एक तरफ क्या है? पॉलिश है। तो जब इस प्रकाश की किरण इस सतह से टकराएगी तो टकराने के बाद ये वापस मुड़ जाएगी। तो प्रकाश की ये किरण की टकराने और वापस मुड़ने की जो घटना है, इसे ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश की चिकनी सतह से टकराना और वापस लौटना, यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होते हैं, तो इसे भी समझ लेते हैं। तो पहले समझते हैं नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है जिस पर कोई भी खुरदरापन नहीं होता है, तो वह टकराता है और एक ही माध्यम में टकराकर वापस लौट जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐसी सतह से टकराता है जिसमें बिल्कुल भी खुरदरापन नहीं है, जाता है, एक ही दिशा में लौट जाता है, तो इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। और इसी का अपोजिट होता है विसरित परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो वह टकराकर एक ही दिशा में न मुड़ जाकर वो चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में फैल जाता है। जब ये टकराता है तो टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विसरित परावर्तन। यानी जब प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाए तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं, और टकराकर एक ही दिशा में चला जाए तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो इस पर आपने आंकिक प्रश्न भी किए होंगे, जब मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं तब भी मैंने कराए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 2 गुणा फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी को 2 गुना कर दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है, जब प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए लेंस से गुजर जाती है तो वह किस बिंदु से गुजरती है। तो इसका आंसर है, यह किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। जब कभी भी प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह अपनी दिशा से भटकती नहीं है। जिस दिशा में वह जा रही होती है उसी दिशा में चली जाती है। वह कहीं भी किसी भी दिशा में मुड़ती नहीं है। तो इसे भी समझ लेते हैं। जैसे हम उत्तल लेंस बना रहे हैं और ये इसका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरती है होता है, मिड पॉइंट होता है, वहाँ पर प्रकाशिक केंद्र स्थित होता है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है और आगे बढ़ती है तो यह दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती। जिस दिशा में जा रही होती है उसी दिशा में चली जाती है। जिस बिंदु से यह गुजरती है
उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। और P बराबर क्या होता है? 100/f, या फिर इसे ही लिख देते हैं 1/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है तब 100/f लगाते हैं। जब फोकस दूरी मीटर में दे रखी होती है तो 1/f लगाते हैं। तो इसमें लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पहले भी मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कि जो भी मोबाइल के कैमरे आते हैं या फिर DSLR कैमरे आते हैं उन सभी में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, अब इसमें क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, यानी अपनी दिशा से भटक जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसे भी हम ग्राफ से समझते हैं। मान के चलते हैं ये कोई दो माध्यम है, जो नीचे वाला माध्यम है वो सघन माध्यम है और ऊपर वाला जो माध्यम है वो विरल माध्यम है। ये मान लिया विरल माध्यम और ये मान लिया सघन। सघन का मतलब होता है जिसके कण पास पास में हो। जैसे कि अगर हम पानी और गिलास में यानी कांच में तुलना करें तो कांच के जो कण होंगे वो पास पास होंगे और जो पानी के होंगे वो दूर दूर होंगे। तो इस कंडीशन में जो कांच होगा वो बन जाएगा सघन माध्यम और जो पानी होगा वो बन जाएगा विरल माध्यम। अब ऐसे ही हवा में तुलना करें, हवा और पानी की, तो हवा के कण दूर दूर होते हैं तो ये बन जाएगा विरल माध्यम, और पानी के कण हवा की तुलना में पास पास होते हैं तो ये बन जाएगा सघन माध्यम। तो अपवर्तन की घटना हम पढ़ रहे थे। अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी कोई विरल माध्यम में उससे सघन माध्यम में जा रही हो तो अपनी दिशा से भटक जाती है, तो वह सीधी न जाकर ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब ये अविलंब से दूर कब हटती है, पास कब आती है? तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो अभी हमने बताया था कि अगर वायु और पानी इन दोनों की तुलना करोगे तो वायु के कण दूर होंगे, पानी के पास में होंगे। तो वायु क्या बन जाएगा? विरल माध्यम बन जाएगा, और पानी क्या बन जाएगा? सघन माध्यम। अब जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो इसमें यही आंसर है, ऐसा होने पर किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। आपको पता होगा कि जब कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोई जाता है तो वह मुड़ मुड़ के निकलता है, यानी झुक जाता है निकलता है तब। तो वैसे याद रख सकते हैं कि जब कोई किरण बहुत भीड़ भाड़ इलाके में जाएगी यानी पास पास कड़ वाले इलाके में जाएगी तो वह झुक के निकलनी पड़ेगी उसे। तो इस वजह से ये किधर झुक जाती है? अविलंब की तरफ झुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों के पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब प्रकाश के पथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब प्रकाश की किरण जैसे मान के चलते हैं ये कोई दो माध्यम है, एक माध्यम ऊपर एक माध्यम नीचे है, तो जब ये लंबवत गिराई जाएगी यानी 90 अंश के कोण पर गिराई जाएगी तो ये अपने रास्ते से भटकेगी नहीं, ये सीधी गुजर जाएगी। तो इस यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि हमें प्रकाश का अपवर्तन अगर देखना है यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना को देखना है तो हमें किरण को तिरछा डालना पड़ेगा। अगर हम कोई किरण 90 अंश के कोण पर डाल देंगे तो वह अपवर्तित नहीं होगी, वो सीधी गुजर जाएगी, यानी अपवर्तन की घटना नहीं होगी। तो अपवर्तन की घटना के लिए हमें जो प्रकाश की किरण होती है उसे
तिरछा डालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अपवर्तन के 2 उदाहरण लिखो। यानी अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना हमें घटित होती हैं दैनिक जीवन में, वो लिखवा रहा है। तो पहली है पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। यानी जब भी कोई सिक्का पानी में गिराया जाता है तो वह वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो यह किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण दिखाई देता है। और एक और उदाहरण है इसका कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो जब कोई पानी में एक लकड़ी डाल दी जाती है तो वह सीधी भी हो फिर भी हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो यह किस कारण होता है? यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और एक और उदाहरण है इसका कि जो सूर्य होता है वो वास्तविक समय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। यानी जैसे कि सूर्य अगर 6:30 पर अगर उगेगा सुबह तो हमें ये दिखाई कब देने लगता है? 6:28 पर। ऐसा क्यों होता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। ऐसे ही अगर शाम को सूर्यास्त होता है तो वह 2 मिनट देर तक दिखाई देता रहता है। यानी अगर 6:30 पर सूर्यास्त हो जाता है तो वह 6:32 तक दिखाई देता रहेगा। तो ये दोनों घटनाएं किस कारण होती हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन का प्रकाश के वेग से क्या संबंध है? तो अपवर्तन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। और प्रकाश का वेग क्या होता है? सी। तो एन और सी में क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो अपवर्तन बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी और बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी वी। तो अपवर्तन और प्रकाश के वेग में क्या संबंध होता है? अपवर्तन बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरे से ज़्यादा किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक नहीं होता है, जिसका मान कितना होता है? 2.42।